मेरे प्यारे संस्कृत के विद्यार्थियों, कक्षा 10 में अगर आप हैं तो ये क्लास आपके लिए है। बिल्कुल, कक्षा 10 की संस्कृत का जो बोर्ड से आया है, जी हाँ, आप बोर्ड से डाउनलोड कर लीजिए। इसको मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया था, तो आज मैं फुल सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यानी कि फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहां पर नो डाउट कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। A to Z सारे क्वेश्चंस मैं विधिवत हल करा दूंगा। पर इसको शेयर करना है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि प्राय देखा गया जो बोर्ड मॉडल पेपर देता है, ये बोर्ड द्वारा दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। पहला लिंक है इस पे। तो जो बोर्ड देता है, यहां से कुछ न कुछ फंसता जरूर है, यानी कि यहां से कोई ना कोई प्रश्न आना जरूर है। इसलिए आपको यहां इसको बिल्कुल विधिवत तैयार कर लेना है। मेरी बात को यूं ही टालना नहीं है। पूर्णांक 70 होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये सब बातें हो गई फिजूल की। अब चलते हैं, हम बात देखते हैं। पहला गद्यांश आपका है संस्कृत। यहां पर 2 दिए होंगे, लेकिन आपको कितना, 1 करना होगा। अंक कितने मिलेंगे? 7, लेकिन 2 अंक यहां पर संदर्भ के भी इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। नैतिक मूल्य ही, अर्थात नैतिक मूल्यों से। देखो, यहां पर आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यानि नामक पाठ से उद्धृत है। तो क्या लिखेंगे? नैतिक मूल्य ही, नैतिक मूल्यों से या नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। व्यक्ति की सामाजिकी अर्थात सामाजिक प्रतिभा अभिवर्धते, यानी कि बढ़ती है, या सामाजिक प्रतिभा में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मानव कल्याणाय, देखो प्लेलिस्ट फुल हमारी बनी है 2022 के लिए, हो चाहे ढूंढ सकते हैं, ना मिले तो अबाउट सेक्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मानव कल्याणाय, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी। भाई देखिए, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतैव और नैतिकता से ही, नैतिकतैव मीन्स नैतिकता से ही समाजस्य, व्यक्ति और समाज की, राष्ट्र की, विश्व का, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याणम कुरुते, कल्याणम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। यानी नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सकते हैं, करते हैं। या नैतिकता आचरणेन, नैतिकता आचरण से ही मनुष्येषु त्यागः, मनुष्यों में त्याग, तपः तप, विनयः विनम्रता, सत्यम सत्य, न्याय प्रियता एवं अन्य अपि, और अन्य भी मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते, मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के द्वारा ही प्राणिभ्यः, मनुष्य अन्य प्राणियों के से भी, अन्य प्राणियों से भिन्नः जायते, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। भाई पशुओं में नैतिकता होती कहाँ है? तद आचरणेन, उसके आचरण से, व्यक्ति की, सामाजस्य, समाज की, चामान्य और व्यक्ति और समाज का, जीवनम जीवन, अनुशासित, निष्कंटकम च भवति, और निष्कंटक हो जाता है। उसके आचरण का और समाज का और व्यक्ति का, व्यक्ति समाज का और भाई व्यक्ति का, समाज, व्यक्ति और समाज दोनों का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। संस्कृत भाषा पुरा काले, अब यहां से देखिएगा, यहां से क्या कि संस्कृत भाषा, यहां जो है संस्कृत भाषा पुरा काले, जो संस्कृत भाषा है पुरा काले अर्थात प्राचीन काल से। तो पुरा काले यानी प्राचीन काल से क्या है? सर्वसाधारण जनानाम वाग व्यवहार भाषा आसीत। अगर आपको पहला गद्यांश नहीं आता है तो दूसरा, देखो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइव क्लास शेयर जरूर किया करो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है हमें जब बच्चे नहीं जुड़ते हैं तब। संस्कृत भाषा पुरा काले, प्राचीन काल में, सर्वसाधारण जनानाम, सर्वसाधारण लोगों की, वाग व्यवहार भाषा चासीत, वाग व्यवहार की भाषा थी। अब ये बताओ कहां से लिया गया भाई? ये कहां से लिया गया है कि संस्कृत जो है प्राचीन काल में लोगों की वाग व्यवहार की भाषा थी। ये संस्कृत भाषा महत्वम,
यानी संस्कृत भाषायाम गौरवम। ठीक है, तो संस्कृत भाषायाम गौरवम चैप्टर से ये लिया गया है गद्यांश। तो संस्कृत भाषा पुरा काले प्राचीन काल जनानाम सर्वसाधारण की बोलचाल वाक व्यवहार भाषा, बोलचाल की भाषा चा आसीत थी। ठीक है, चा माने और, आसीत मीन्स थी। ठीक, और तत्र इदम श्रूयते, तत्र इदम श्रूयते यानी ऐसा भी सुना जाता है, माने कि पुरा प्राचीन काल में कोअपि नरः, कोई व्यक्ति काष्ठ भारम स्वशिरसि निधाय, काष्ठ भारम अर्थात लकड़ियों के भार को यानी बोझ को, स्वशिरसि माने अपने सिर पर, निधाय मीन्स रख करके, काष्ठम विक्रेतुम लकड़ियां बेचने के लिए, आपणम गच्छति स्म बाजार जा रहा था, मार्गे नृपः, मार्गे अर्थात रास्ते में, नृपः राजा ने, तेन अमिलत रास्ते में उसको राजा मिल गया, अपृच्छत चा और बोला, भो भारम बाधति, भो भारम बाधति, मार्ग में उसे राजा मिला और उसने पूछा भो भारम बाधति, अरे भार परेशान कर रहा। कहा कि अरे भारम बाधत, क्या भार परेशान कर रहा भाई, बोझ परेशान कर रहा। तो काष्ठ भार वाहको लकड़ी ढोने वाले ने नृपम तत्प्रश्न उत्तर से, नृप अर्थात राजा को, तत्प्रश्न उत्तर से उस प्रश्न के उत्तर को, प्रसंगे अवदत प्रसंग में कहा, उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में क्या कहा, भारम न बाधते राजन, भार बाधा नहीं पहुंचा रहा है राजन, यथा बाधति बाधते, यथा बाध यानी भार, राजन हे राजन भार परेशान नहीं कर रहा, जितना बाधते के स्थान पर प्रयोग किया गया बाधति है, जितना बाधते के स्थान पर प्रयोग किया गया बाधति है, बाधत बाधत शब्द परेशान कर रहा, यानी भाई ये बाधति शब्द का प्रयोग यहां पर अच्छा नहीं था, यहां पर होना चाहिए बाधते। ठीक है, यहां पे बाधते का यूज होना चाहिए, लेकिन राजा ने क्या कहा, बाधते। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लकड़ियां बेचने वाला व्यक्ति था, अरे यार वह भी प्राचीन काल में संस्कृत की व्याकरण को समझता था। तो राजा ने क्या कहा था कि भो भारम भारम बाधति, तो उसने कहा था कि हे राजन जो है आप भारम न बाधते, भार उतना बाधा नहीं पहुंचा रहा जितना कि बाधति बाधते, बाधति शब्द है ये बाधा पहुंचा रहा है। ठीक है, ठीक है, बाधते शब्द यहाँ का प्रयोग करना चाहिए था, कुछ ऐसा था ना। चलिए, तो अब यहाँ पे कहता है सारांश लिखना, वो तो हो गया आपका 7 अंक पूरा हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि सारांश हिंदी में लिखिए एक पाठ का, चाहे कविकुलगुरु कालिदासा का, रविंद्रा का, मदन मोहन मालवीय का, इन चैप्टर्स के हम जो है सारांश दे चुके हैं। अगर हमने सारांश नहीं दिया है, प्लेलिस्ट में ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको पूरी पीडीएफ ये मिल जाएगी। तो इनमें से हमने कविकुल कालिदास का करा ही दिया है, विश्वकवि रविंद्रा, मदन मोहन मालवीय आप देख लेना, बता दूंगा। भासम पश्यसि यदेनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सा ब्रवीत। या कहने का मतलब यह है कि आपको श्लोक दिए होंगे 2, लेकिन एक ही श्लोक का क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। ठीक है, मॉडल पेपर कराने का मतलब है कि चीजों को आप पहले से ही जान लें कि कहां पर कितना हमको क्या लिखना है, तो उस हिसाब से आपका सब कुछ हल होता चला जाएगा। भाषम पश्यसि, अब ये कहां से लिया गया है भाई बताइए, तो ये लिया गया है आपका लक्ष्य वेध परीक्षा से। क्या, कहां से लिया, लक्ष्य वेध परीक्षा से, लक्ष्य वेध परीक्षा से लिया गया है, संस्कृत पद्य पीयूषम से, तो आप लिख देना। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे हम इसका हिंदी अनुवाद व्याख्या कर रहे हैं संस्कृत में। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि भाषम पश्यसि, भाषम पश्यसि, भाषम अर्थात गिद्ध, गिद्ध को देख रहे हो, भाषम पश्यसि यानी उस पक्षी को देख रहे हो, यदि एनम, यदि एनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः, यदि एनम, यदि तू इस पक्षी को देख रहा है, यदि तू पक्षी को देख रहा है, तथा ब्रूहि पुनर्वचः, तो मुझसे पुनर्वचः फिर से बोलो, इन वचनों को पुनः कहो, तथा ब्रूहि उसी प्रकार, ब्रूहि पुनर्वचः यानी इसमें क्या कहा गया, तू पक्षी को देख रहा है तो इन वचनों को पुनः कह, पुनः बोल, बता मुझे। शिरः पश्यामि, तो अर्जुन ने क्या कहा, शिरः पश्यामि, शिर देख रहा हूं, भासस्य भास का यानी कि गिद्ध का, ना गिद्ध या, हाँ गिद्ध या बाजी कुछ था, गिद्ध था, भास।
तो भास मीन्स गिद्ध होता है, तो गिद्ध को देख, तो कहा सिरह पश्यामि भास से, मैं सिर देख रहा हूं भास का यानी गिद्ध का, न गात्रम उसका शरीर नहीं, इति सहा अब्रवीत ऐसा उसने बोला। भाई गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अगर तुम इस पक्षी को देख रहे हो तो ऐसा बताओ। तो उन्हें अर्जुन ने कहा कि शिरः पश्याम भास, मैं सिर ही देख रहा हूं भास का, भाई मैं सिर ही देख का यानी इस गिद्ध का सिर ही देख रहा हूं, शरीर नहीं देख रहा हूं, वो बोले। ठीक है, क्योंकि शरीर देख करके निशाना नहीं लगता उसकी आंख में। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति त्यागी भक्ति मान्या समे प्रिय। अब ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है गीतामृतम से। भाई गीतामृतम से लिया गया, सूक्त सुधा से लिया गया है, बताओ कहां से लिया गया? कमेंट करो फटाफट फटाफट फटाफट। यानी इसमें क्या कहा गया? यो न हृष्यति न शोचति न द्वेष्टि न कांक्षति। क्या? कि जो न प्रसन्न होता है, जो न प्रसन्न होता है, और जो न क्या होता है, जो न द्वेष करता है, जो न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, न हृष्यति हर्ष अत्यधिक हर्ष करता है। यानी यो न हृष्यति जो अत्यधिक हर्ष नहीं करता है, यानी सुख में खुशी में बहुत खुश नहीं होता। यो न द्वेष्टि जो द्वेष नहीं करता है दूसरों से। न शोचति न शोक करता है, न कांक्षति ना किसी चीज की अत्यधिक आकांक्षा करता है। शुभ और अशुभ का परित्यागी होता है, यानी उसको शुभ भी और अशुभ का भी कर देता है। भक्ति मान्य समे प्रिय, वो भक्ति युक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। यानी मुझ में जिसकी भक्ति है, जिसकी श्रद्धा है, वो भक्त मुझे प्रिय है। भक्तिमाम यह समय प्रिय, जो भक्ति करने वाला, मुझ में श्रद्धा धारण करने वाला है, वो मुझे प्रिय है। तो गीतामृतम से लिया गया है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीतामृतम में कि जो व्यक्ति शुभ और अशुभ का परित्यागी होता है, जो कभी भी खुशी में अत्यधिक खुशी और दोष में कभी दुख नहीं करता है, और मानवों से द्वेष नहीं करता है, न शोक नहीं करता है, और किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा आकांक्षा नहीं करता है, वो मुझे बहुत प्रिय नर होता है, जो मेरी भक्ति भी करता है। अब आपकी सूक्तियां आएंगी भैया। सूक्तियां 3 अंकों में और 2 अंक की सूक्ति की व्याख्या के होते हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञावीयते। तो आपको पूरा का पूरा श्लोक समझ के लिख देना। यहां पे कैसे लिख देना कि पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभा और मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते, रत्नम संज्ञा विधीयते। कि ऐसा कहा जाता। कहां से लिया गया है बताओ? ये कहां से लिया गया? तो ये कहां से लिया गया है? सूक्ति सुधा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सूक्ति सुधा से लिया गया है। ठीक है, यानी ये जो है पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, ये कहां से लिया? तो बिल्कुल सूक्ति सुधा से लिया गया है। तो यहां पे कहा गया कि पृथ्वी पर 3 रत्न ही मात्र हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। क्या? जलम अन्न और सुभाषितम। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में भी रत्न का नाम दे देते हैं या कर देते हैं। अच्छा, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखम। यहां पे है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यानी कि ये कहां से लिया गया है? ये विद्यार्थी चर्या से लिया गया। क्या कहा गया कि जो सब कुछ दूसरों के वश में है वो सब दुख है, जो अपने वश में है वो सुख है। इस प्रकार समासेन अर्थात संक्षिप्त रूप से सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। एतत् इस प्रकार विद्यात समझना चाहिए। समासेन संक्षिप्त रूप से, लक्षणम सुख दुखयो सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, ये कहां से लिया गया है? समत्वम योग उच्यते ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका गीतामृतम से लिया गया है या फिर अन्य कहीं पाठ से लिया गया है? नहीं, बिल्कुल गीतामृतम से लिया गया भाई। तो इसमें कहा गया कि योगस्थम कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजयः
सिद्धे असिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसमें पूरी व्याख्या आपको करनी होगी, गीतामृतम से लिया गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं छोड़कर उन्नति और अवनति को छोड़ करके समस्त आसक्तियों को त्याग करके क्या करना चाहिए, योग में रह करके कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता में समान रहना चाहिए, क्योंकि इस समता के भाव को, इस समानता के भाव को ही योग कहा जाता है। समझ में आया? अब अच्छा श्लोक आएगा और आपको क्या करना होगा, संस्कृत में अर्थ लिखना होगा, संस्कृत टू संस्कृत ट्रांसलेशन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें संदर्भ नहीं लिखना होता है, ओनली 5 अंक में आपको क्या करना होता है, संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद कर देना होता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये कहां से लिया गया भाई, ये कहां से लिया गया, तो आप यहां लिखेंगे भाई, देखिए कहां से लिया गया है, सूक्ति सुधा से लिया गया। क्या कहा गया सूक्ति सुधा में कि काव्य शास्त्र, पहले हिंदी हम समझा देते फिर संस्कृत बताएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बुद्धिमानों का समय जाता है और मूर्खों का समय सोने में अथवा झगड़ा करने में और बुरी आदतों में चला जाता है। ठीक है, तो इसको लिखिए कि अस्मिन श्लोके कवि कथयति यत्, ये जरूर लिखना, ऐसे यहां से शुरू करना, अस्मिन ऐसे जरूर लिखना। देखो मैं जैसे बता रहा हूं, अस्मिन श्लोके कवि कथयति यत्, इतना लिखने के बाद डैश करना और पूरा का पूरा संस्कृत अर्थ लिख देना हर श्लोक में। ये आपको लाइन हर श्लोक में संस्कृत अर्थ लिखते समय करनी है। तो अस्मिन श्लोके कवि कथयते, इस श्लोक में कवि कहता है कि, क्या कहता है कि ये पुरुषाः बुद्धिमत्ताः भवन्ति, ये पुरुषाः भवन्ति, जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं तो स्वकालम काव्यादि ग्रंथानाम सद्ग्रंथानाम वाध्ययन पापयन्ति, यानी बिताते हैं। ये जना मूर्खा भवन्ति ते स्वकालम परस्परम कलहेन निद्रया व्यसनैः च व्यतीतं कुर्वन्ति। हो जाएगा, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः पारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका भी संस्कृत श्लोक लिखने से पहले लिखना कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यति, क्या कह रहा है कि अभिवादनशीलताया वृद्धि सेवाया च वर्णन कुर्वन् कथयत, ऐसा भी लिख सकते हैं। यस्य स्वभावः स्वपूज्यानाम अभिवादनस्ति, यह सर्वदा वृद्धानाम सेवा करोति तेषाम आशीर्वादेन तस्य जनस्य आयुः विद्या कीर्तिः शक्तिः च एतानि चत्वारि वस्तूनि वर्धन्ते, लिख देना। फिर कहता है कि आपको चरिचित्रण करना, महात्मा गांधी का सिंपल सा चरिचित्रण है, कर दीजिएगा, मैं करवा भी चुका हूं, 4 अंक का। ठीक है, और अगर उनका नहीं आता है तो कारुणिको जीमूत वाहन का कर देना, या फिर वयम भारतीय हमें दीपक का कर देना। मैं सारे चरिचित्रण शायद एक ही वीडियो में दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फिर कहते हैं 2 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, कथा नाटक कौमुदी का है। महात्मनः, तो महात्मनः पोरबंदरे, गुजरात से पोरबंदरे जन्म लेभे। ठीक है, मतलब गांधी जी ने कहां जन्म लिया था ये बात किया जा रहा है ना। कुत्र जन्म लेभे, तो आप बता सकते हैं पोरबंदरे जन्म लेभे। ठीक है, पोरबंदर नाम्नि नगरे जन्म लेभे, ये भी कह सकते हैं। जीमूत कस्य पुत्रः आसीत्, जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, यानी जीमूत वाहनस्य पिता कहा, तो जीमूत केतुः, जीमूत वाहना किसका था, जीमूत केतु, ये वाला। ठीक है, लो कि आप कथा नाटक कौमुदी पढ़ा दिए, पढ़ाने को मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको केवल इसके क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं, अब समय उतना नहीं बचा है। नहीं, ठीक है। सुमेधा कस्य तनया आसीत, सुमेधा जो है वो रमानाथ से तनया आसीत। सुमेधा कस्य तनया, तो विनय से तनया, हाँ रमानाथ नहीं, विनय से तनया, विनय से तनया किसकी पुत्री थी, तो विनय की पुत्री थी। अब व्याकरण आती है, बहुत मस्त तरीके पढ़ा भी चुके हैं। इक प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो अयुड़ रिल रिक एवं अयोज है वरट लड़ई मंगल नम झभई घट दस जब गड दस
खप छट थचट तऊ कपय शख सर हल, ऐसे याद करिएगा। तो इक प्रत्याहार में देखो अयुड़ आप कहते हैं अयुरिक, पूरा लिख दीजिए रिलरिक, अयुड़ रिलरिक हो गया, अयुड़ और रिलरिक इतना आया। तो यहां से अक बनेगा, लेकिन यहां से इक बनेगा। तो सबसे पहले यहां से इक बन रहा, तो पहले आ हटा दो, ई ले लो, और फिर जितने हलंत वाले हैं ये हटा दो, है ना, और ये वाला हटा दो। अब क्या बचा, ई उ रीलरी है कहीं पे, रीलरी ये सही हो गया, है ना। ऐसे करना आप, तब प्रत्याहार के वर्ण निकाल पाओगे। पहले बहस और सूत्र लिख लेना। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान, सबका देखो, लृतुलसा नाम दंत, तो तवर्ग का स्थान होता है दंत, और कुछ हाँ का कवर्ग है ना, तो काखा गाघा अंगा, ठीक है, ये कहां से लिया जाता है, अकु विसर्जनीयानाम कंठ, तो का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। जा इच ऐसा नाम तालु, तो चाछा जाझा जा ये तालु हो जाएगा, ठीक है, तालु। और तालब्य कह सकते हैं। अपा उपपद्मनीय नाम ओष्ठऊ, तो ये ओष्ठ हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। अब कह रहा है कि संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए। हरिम वंदे, तो इसको लिख देना हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। और इसको कौन सा लिख देना, मो अनुस्वारः सूत्र से, मो अनुस्वारः सूत्र से यहां पर हुआ है। कुंचित का लिख देना कुम धन चितः, कुम धन चितः कुंचितः, कुम धन चितः कुंचितः। तो ये हो जाएगी आपकी परस वर्ण संधि। कौन सी हो जाएगी, परस वर्ण संधि हो जाएगी। फिर कहता है निर्दया, तो निह दया, नहीं निर्दया का क्या बनाएंगे आप, निर्धन दया, ठीक है, यह निधन दया भी लिखेंगे, ये हो जाएगा सस जुशोरुह, सस जुशोरुह, ठीक है। लेकिन इसको निर्दया लिखना आप, निर्दया, क्योंकि ये जो रा है ना, रा से ही यहां पर बना है, तो निर्दया से सस जुशोरुह सूत्र से बनेगा निर्दया, निर्धन दया, ऐसे लिखना। फिर कहता है नमः ते, नमः धन ते नमस्ते, नमः धन ते नमस्ते, ये कैसे बन गया भाई, नमः धन ते नमस्ते, ये विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग संधि से बना हुआ है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। यहां कह रहा है कविरागतः में कौन सी संधि है, ससोजुषोरुह है, हसा है, या फिर विसर्जनीय से सह है। तो कविरागतम, ठीक है, कविरागतम पूछा है, कविर गच्छति या कवि गच्छति वो अलग चीज हो जाती, लेकिन यहां पे पूछा गया है कवि आगतम। तो कवि आगतम में क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां पर हो जाएगा आपका सस जुशोरुह, ठीक है। तो सस जुशोरुह से कवि ही धन आगतः, जैसे ठीक है, ये ऐसे बनता है कवि ही धन आगतः, ठीक है, आगतः। अब यहां देखिए कवि का कबीर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कबीरु धन आगतः, कबीरु। अब कबीर से क्या बन जाएगा, फिर कबीर से ये रा बन जाता है, और रा से ये बड़ा रा आ में मिलकर के बन जाता है, तो कबीरागतम हो जाता है, ठीक, कवि से कवि ही हो जाता है। तो अब यहाँ कहता है एक शब्द का रूप लिखिए, राजन तृतीया, एक तृतीया विभक्ति एक वचन का लिखना है राजन, ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन का, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का राज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्ञा हो जाएगा। तो इसका नद्या हो जाएगा, ठीक है, नद्यई हो जाएगा, ठीक है, नद्य, नदी नदीम नद्या नद्यई, नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याः नद्याः नद्याम नदी, ऐसे ऊपर से नीचे पढ़ो। मनस पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है, क्या लिखना है, मनस पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है, तो मनोभ्याम हो जाता है, भ्याम भ्याम भ्याम, तो मनोभ्याम हो जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको कभी ना भुलाना है। कि शब्द चुनकर वारिणे में वारिणे पद किस विभक्ति एवं किस वचन का है, तो वारि वारि वारिणा वारिणे, ये वारि वारि वारिणा वारिणे हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन हो जाएगा, ठीक है, वारि का चतुर्थी एक वचन वारिणे हो जाएगा, ओके, सेकंड सही हो गया आपका। तो यहां देखिएगा एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए, भू लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का देखिएगा,
यहाँ क्या पूछ रहा है, भू धातु है यानी भवत भवता भवंति वाला, तो भवत भवता भवंति वाला भू धातु है। और फिर कहता है जब भू धातु है और कहता है लोट लकार में लिखो, भू धातु को लोट लकार में, तो जब भू धातु में जाएंगे और लोट लकार में जाएंगे और मध्यम पुरुष के द्विवचन में जाएंगे तो भवतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवतम। इसको भवतम कैसे होता है, समझो, भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भव भवम, ऐसे चलता है लोट लकार। फिर स्था धात लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, स्था धातु है लट लकार है, स्था धातु लट लकार, तिष्ठा तिष्ठता तिष्ठन्त चलता है क्या है, बताइए। स्था धातु में क्या चलता है, स्था धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो तिष्ठत तिष्ठता, वही बताया ना, तिष्ठता पठति पठता तिष्ठति तिष्ठता। ठीक, अब कह रहा है दा धातु परस्मय पद लंग लकार, दा धातु परस्मय पद लंग लकार, और इसमें पूछ रहा है उत्तम पुरुष एक वचन, दा धातु परस्मय पद लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, तो इसका हो जाएगा आददाम। ठीक है, आददाम। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, आददाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा सही विकल्प चुनकर लिखें, नयाम रूप है, नयाम रूप किसका है, नयाम बताइए। तो भाई देखिए नयाम जो है नयति नयता नयंती वाला, वही नय धातु है ना, नयत नयत नयताम नयंतु, और नयति नयता नयंती नयस नयता नयत, तो नयाम क्या है, नयाम क्या है, नयाम एक तो लट लकार में हो जाएगा। ठीक है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, कहता है समास में एक पद का समास विग्रह कीजिए। उपगंगम, तो विग्रह करेंगे तो गंगाया समीपम करेंगे, क्या करेंगे, गंगाया समीपम, गंगाया समीपम का क्या हो जाएगा, उपगंगम। ठीक है, गंगाया समीपम का उपगंगम हो जाता है। ठीक, और ये है क्या, ये अव्ययी भाव समास है, कौन सा, अव्ययी भाव। रामम पश्यामि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रामम में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, कि भैया अहम रामम पश्यामि, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अहम पुस्तकम पठामि, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, और द्वितीया विभक्ति है तो कर्म कारक होगा। ठीक है, कर्मणि द्वितीया ऐसे लिख देना, कर्मणि द्वितीया कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक, अच्छा, कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया ऐसे लिखेंगे, कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। ठीक, सह नेत्राभ्याम पश्यति। ठीक है, सह नेत्राभ्याम पश्यति, तो इसमें भी वही लगेगा, सह नेत्राभ्याम पश्यसि, तो वो नेत्रों से देखता है, तो इसमें भी कर्त कर्णयोः तृतीया हो जाएगा ना। हाँ, ये भी तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी, और तृतीया विभक्ति हो जाएगी तो कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये से लिया गया अपादान, अपादाने पंचमी, ध्रुवम पाए अपादान, अपादाने पंचमी व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगी, ध्रुवम पाए अपादाने, अपादाने पंचमी हो जाएगी। और बालका विद्यालये पठति, बालका विद्यालये पठति, तो बालक विद्यालय में पढ़ता है, तो में पे पर ऊपर, तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकरण कारक हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, सप्तमी। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है कि एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। यहाँ पे तो धातु प्रत्यय लिखने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, चलो लिखिए, यहाँ पे धातु और प्रत्यय लिखिए। ठीक, श्रुत्वा में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा, श्रुत्वा। ठीक है, श्रुत्वा में श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय है, तो बन जाएगा आपका श्रुत्वा। ठीक, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, गंतुम में गम धातु तुमुन प्रत्यय हो जाएगा गंतुम। पठनिया में पठ धातु अनियर प्रत्यय हो जाएगा पठनिया। अजा में अज धातु अज शब्द और टाप प्रत्यय लग जाएगा, तो अजा हो जाएगा। ठीक है, अज टाप अजा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि वाच्य परिवर्तन करो, यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करना है, तो सीता पत्रम लिखति, तो सीतया
सीतया पत्रम लिख्यते, सीतया पत्रम लिख्यते, यही तो होगा। सीतया पत्रम लिख्यते, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो सीतया पत्रम लिख्यते ये क्या है आपका वाच्य परिवर्तन है। सीता पत्र लिखती है तो सीतया पत्रम लिख्यते। ठीक, मया गम्यते, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि हो जाएगा मया गम्यते का। बालकः गीताम पठति, तो यहां पे हटा देते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे आप, बालकः गीताम, तो बालकेन, बालकः का क्या हो जाएगा बालकेन, और गीताम का गीता, गीताम, और पठति का पठ्यते लिख देंगे, तो बालकेन गीताम पठ्यते। ओके, चलो अब कहता है संस्कृत में अनुवाद कीजिए भैया, तो अनुवाद कीजिए, 6 अंक यहां पर ले लीजिए। आप लोग बोलते हैं, अब आप लोग यानी आप सब यानी तुम सब बोलते हो, तो इसका क्या बनेगा, तो इसको लिखिए भवन्तः, भवन्तः, ठीक है, भवन्तः आप लोग, वदन्ति, वदंती मतलब आप लोग बोलते हैं, या इसको आप आलपंती कह सकते हैं, आलाप करते हैं, तुम राम या हरि जाता है। तो अब यहां पर क्या बनेगा, तुम राम या हरि जाता है, तो इसको ऐसे आप बनाएंगे, देखो जब भी वाक्य में 3 कर्ता या 2 कर्ता या अथवा से जुड़े हों, अथवा या से जुड़े हों, तो क्रिया हमेशा एक वचन की लगती है। ये हमने नियम आपको जो संस्कृत अनुवाद के नियम बताए हैं वहां पर भी हम बता चुके हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे त्वम, त्वम राम, त्वम रामः व हरिः, त्वम रामः व हरिः, या त्वम रामः हरिः व गच्छति। ठीक है, अब इसमें पक्का नहीं है भैया कौन जा रहा है या हरि जाता है, तो ये लगा दीजिएगा। लड़की को पढ़ना चाहिए, लड़की को यानी कि बालिका, तो बालिकाम पठे, लड़की को पढ़ना चाहिए। इस समय तुम कहां जा रहे हो, इसका क्या बनेगा, इदानीम, इदानीम त्वम कुत्र, अब जा रहे हो ना तो गच्छसि हो जाएगा, त्वम गच्छसि, ठीक है, त्वम कुत्र गच्छसि। ठीक, अब यहां बंदर पेड़ पर चढ़ता है, तो वानरः, बंदर का क्या हो जाएगा, कपिः भी कह सकते हैं, वानरः पेड़ पर चढ़ता ना, वृक्षे, वृक्षे आरोहति, ठीक है, आरोहत ऐसे लिखना, आरोहति। सीता राम के साथ वन गई, तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत। ठीक है, निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिएगा। ठीक है, सदाचार, सत्संगत, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या, बहुत बार बता चुके मैं पूरे के पूरे संस्कृत के निबंध। अब यहां कहता है अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं हम लोग, पूरा पेपर फिनिश होने वाला, और अंत में आपको 4 अंकों में 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना होगा। तो गणेशाय का आप श्री गणेशाय नमः कर दीजिए, क्या कर दीजिए, श्री गणेशाय नमः, ये तो कर ही लेंगे आप, हैं, सिंपल सा। त्वम 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 आपणम, त्वम आपणम गच्छसि, ठीक है, त्वम आपणम गच्छसि, तुम बाजार जा रहे हो। सदा सत्यम वदेत, सदा सत्यम वदेत, सदैव सत्य बोलना चाहिए। अत्र अत्र किम, अच्छा, रामः अत्र किम करोति, राम यहां पर क्या कर रहा है। या उभयतः, तो आप यहां पर लिखेंगे नदीम उभयतः या ग्रामम उभयतः, तो यहां लिखिएगा ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर क्या है, ग्रामम उभयतः वृक्षाणि, ठीक है, अच्छा, वृक्षाणि सन्ति, तो यहां पे वृक्षाः लिखिएगा, वृक्षाः सन्ति, ग्रामम उभयता वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। गच्छामः का बनाइए यूयम
यूयम गच्छामः, तुम सब जाते हो हैं। और यहाँ पे देखना कृत्वा, तो इसका हटा देते हैं, फिर यहाँ पे बनाते हैं। कृत्वा का क्या बनाएंगे, ठीक है, कृत्वा। तो यहाँ कृत्वा का लिखिएगा सह 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 भोजनम कृत्वा, सह भोजनम कृत्वा, सह भोजनम कृत्वा व भोजन करके पठति, सह भोजनम कृत्वा पठति व भोजन करके पढ़ता है। और फिर यहाँ पे आ गया प्रातः, तो सह प्रातः